स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि। आज हम कक्षा 7 की जो विज्ञान है उसका पहला चैप्टर है पादपों में पोषण, उसका हम अध्ययन करेंगे। उसके बारे में विस्तृत रूप से हम जानेंगे कि आखिर पादप अपना पोषण यानी कि अपना भोजन कैसे करते हैं, भोजन बनाते कैसे हैं। इस प्रकार की चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि भोजन जो मनुष्य है उसके लिए सब जो भी मनुष्य है जो धरती पर है उनके सब के लिए भोजन आवश्यक है। चाहे पेड़ हो, पौधे हो, इंसान हो, जीव जंतु हो, सब के लिए भोजन आवश्यक होता है। अब भोजन तो आवश्यक है, लेकिन ये हमें मिलेगा कैसे, है ना। अब भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं और इन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, यानी कि इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है। अब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, यानी कि अपना भोजन स्वयं ही बना रहे, उनको कहेंगे स्वपोषी, है ना। जैसे इंसान स्वपोषी नहीं कहलाएगा, लेकिन पेड़ होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना पत्तियों से बनाता है, तो उसको हम स्वपोषी कहेंगे। लेकिन जीव जंतु ये सब दूसरे पादपों पर निर्भर करते हैं। हम खुद भी दूसरे पादपों, जैसे गेहूँ हमें कहाँ मिल रहा है, हमने देखा कि गेहूँ अपने खेत से मिलते हैं, तो वो एक पेड़ से ही मिल रहे हैं, तो हम पादप से खा रहे हैं एक तरीके से। तो हम स्वपोषी नहीं हो सकते, हम विषमपोषी एक तरीके से। अब स्वपोषी विषमपोषी के बारे में अच्छे से समझ गए कि स्वपोषी और विषमपोषी क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो पौधे हैं वो आखिर पोषण किस तरीके से करते हैं, यानी कि पादपों में पोषण की विधि क्या है, वो किस तरीके से अपना भोजन बनाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि पादप जो ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए आवश्यक होते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं और सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की विधि वह विधि जिसमें भोजन अपना स्वयं बना रहे, स्वयं संश्लेषित करके भोजन बना रहे, वो स्वपोषण कहलाएगा। अतः हम इन्हें, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहेंगे। ठीक है, स्वपोषी कहेंगे। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं वो विषमपोषी कहलाएंगे। आखिर प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। भाई, हमने कह दिया कि पादप अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनाएंगे। लेकिन प्रकाश संश्लेषण है क्या, इस सब चीज़ के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण होता है कि जो पौधा है वो सूर्य के जो प्रकाश के अंदर पत्तियों के द्वारा अपना भोजन बनाता है, तो उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में। अब कैसा होगा कि पौधे के ऊपर जो पौधा होता है उसके पत्तियाँ होती, और पत्तियों पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं या छेद होते हैं, उनको छेद भी बोलते हैं, रंध्र भी बोलते हैं। उसमें वायु उपस्थित हो जाती है और वायु प्रवेश करके वायु के द्वारा और सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन अपना स्वयं बनाएंगे। अब सबसे बड़ी बात कि आपने एक चीज़ और नोट करनी है, कोशिकाएं क्या होती हैं। अब रंध्र के बारे में, कोशिकाओं के बारे में, सबके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि कई इमारतें जो ईंटों से बनती है, और जाहिर है कि ईंटों से बनेगी। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। छोटी छोटी इकाई, यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, और कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। सामान्य आंखों से कोशिका दिखाई नहीं देगी। कुछ जीव एक कोशिका के बने होते हैं और कुछ जीव बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे अपना शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब कोशिका एक पतली बाह्य संरचना से घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी कि कोशिका खुद बाहर एक पतली झिल्ली से सुरक्षित रहती है अंदर की ओर। इसमें केंद्र भी होता है जो सुस्पष्ट संरचना भी होती है, इसमें मतलब केंद्र होता है, जैसे आपको दिख रहा है इस चित्र में कि हर एक में केंद्र दिखाई दे रहा है, जो अपना केंद्र कहलाएगा। केंद्रक चारों ओर से झिल्ली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका ध्रुव कहते हैं। ये एक लिक्विड रहता है, मतलब पानी के जैसे एक तरीके से वो रहता है लिक्विड, जिसे कोशिका ध्रुव कहते हैं। तो आपने देखा कि जो कोशिका है वो किस प्रकार से अंदर रहती है हमारे शरीर के अंदर। अब बात करते हैं कि जो पौधे भोजन किस प्रकार से बना रहे हैं फिर। तो जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जल जो होता है, पानी होता है, जड़ों के द्वारा सब जगह पहुंचाया जाता है। अब पहुंचेगा कैसे, तो इसमें वाहिकाएं होती है पौधे के अंदर जो जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती हैं।
अब पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग प्रदान करती हैं। और पादपों में परिवहन के लिए आपने विषय आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में नहीं बताऊंगा। अब पत्तियों के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। अब क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के द्वारा यानी कि सौर के प्रकाश के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करता है और पत्तियों की सहायता से वह भोजन बनने का काम करता है। और इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषित होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है और इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम होता है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप के खाद्य पदार्थों के रूप में संचित हो जाती हैं। अतः हम एक बात ये कह सकते हैं कि सभी सजीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है हमारा सूर्य, यानी कि ऊर्जा के लिए एकमात्र है, सूर्य से ही सब कुछ काम चल रहा है। तो अब प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो जब खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो पौधे बनेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं। सभी जीवों के लिए आवश्यक यह सूर्य का प्रकाश होता है ताकि वो अपना भोजन स्वयं बना सके। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर सभी निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही मिलती है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और बाकी जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अब ऑक्सीजन जो बाहर निकलेगी उसको हम ग्रहण करते हैं। एक तरीके से पूरा चक्र चल रहा है, हम ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो लेंगे और वापस ऑक्सीजन छोड़ देंगे। तो एक चक्र चल रहा है पूरा का पूरा ही, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना एक तरीके से असंभव सा लगता है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती क्लोरोफिल जो कोशिकाएं होती हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बन हाइड्रेट का निर्माण संश्लेषित करती हैं। अब उसकी कैसे करती है मैं बताता हूँ आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है और वो मिलकर फिर जो अपना सूर्य का प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगी और कार्बोहाइड्रेट उसके द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी और जो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करेगी वो क्या बनेगी, उसके लिए पोषक तत्व बनेगी। तो इस प्रकार ये प्रक्रम चलता रहता है। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, आप इसका एक पत्ती दिखा रखी है पौधे की, उसका काट चित्र देखिए। इस चित्र में आपको एक सब स्पष्ट नज़र आएगा कि इसके अंदर छोटे छोटे रंध्र दिखाई दे रहे हैं। तो इस रंध्रों के द्वारा ही जो भोजन का निर्माण किया जाता है और रंध्रों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल दी जाती है। अब पत्ती के अंदर स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का द्वारा ही संपन्न होती है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और जो पौधे के अंदर संश्लेषित होता है और उसी के द्वारा फिर पौधा भोजन ग्रहण करता है और अनेक अपने जो सभी अंग हैं वहाँ तक पहुँचाता है। अब आपने एक चीज़ तो नोटिस करी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और हरी पत्तियाँ ही भोजन बनाएगी, पीली पत्तियाँ जो होती है वो नहीं बनाती पौधे के अंदर भोजन। तो अब आपने एक चीज़ नोटिस करी कि ये प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और हरी पत्तियों के द्वारा हो रहा है, तो ये हरी पत्तियों के कारण ही क्यों हो रहा है, मतलब इसका हरा कलर ही क्यों है। तो इसके बारे में बताता हूँ कि जो हरी पत्तियाँ होती ना उसके अंदर ही क्यों क्लोरोफिल उपस्थित होता है। हरी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ये हरी होती है और हरे कलर के अंदर जो अच्छे से इसके अंदर वो संश्लेषित हो जाता है। अब आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि आपने पानी के अंदर काई देखी होगी, काई जैसे सामान्य भाषा में सेवाल, हिंदी साइंस की भाषा में सेवाल कहेंगे, लेकिन गांव की भाषा में इसको लोग बाग कांजी भी बोलते हैं, कांजी। तो ये कांची पाई जाती है, तो कांची भी हरी होती है और वो अपना भोजन स्वयं बनाती है। इसीलिए क्यों बनाती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, इस कारण वो अपना भोजन स्वयं बनाती है। और इसमें कहा गया कि इसका क्लोरोफिल के कारण ये हरा होता है और हरे रंग के कारण ही ये शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ क्या हैं। अब पादप के अंदर पहला विधि तो बता दी मैंने कि पोषण प्रकाश संश्लेषण से हो रहा है, लेकिन दूसरी विधि क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हमने देख लिया है कि जो पादप अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं वो स्वयं पोषी कहलाएंगे, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं,
जिसका कारण होता है कि उनके अंदर क्लोरोफिल की अनुपस्थिति। तो अब वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में हम बताते हैं कि आपने पौधों के ऊपर, किसी दूसरे पौधों के ऊपर बेल जैसी संरचना देखी होगी, बेल लिपटी हुई होती है। आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको चित्र बता देता हूँ। इस चित्र में आप देखेंगे इस प्रकार की एक बेल दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये बेल इस पे लिपटी हुई दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार से। तो ये इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती हैं। तो क्या करती हैं कि पौधे के जो भोजन बनाता है उसको ये अवशोषित कर लेती है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो क्लोरोफिल नहीं होता है उसके अंदर, जो भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, वे कैसे जीवित रहते हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। और ऐसे पौधे जो दूसरे के भोजन पर निर्भर करते हैं, दूसरे पादपों पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी प्राणी कहते हैं, विषमपोषी है। अब आपको विषमपोषी के अंदर अमरबेल का उदाहरण मिल जाएगा। अमरबेल एक ऐसा उदाहरण है जो विषमपोषी का उदाहरण है, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये चलते हैं, उसके ऊपर जिस पर ये आरोपित होते हैं। इस कारण इन्हें परपोषी कहेंगे, क्योंकि अमरबेल जैसे ही पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। अब हम बताते हैं कि क्या ऐसे जीव भी होते हैं क्या जो इंसान के जैसे वो भी दूसरे के ऊपर अपना भोजन, दूसरों से अपना भोजन करते हैं। जी हाँ, आपने देखा है कि सिर के अंदर पाई जाने वाली जूं, ये भी एक परपोषी का उदाहरण ही है शरीर के अंदर। अब आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे जो पौधे दूसरे जीवों को खाते हैं। ऐसे पादप आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, नहीं भी देखे फोटो में पता चल जाएगा आपको अभी, जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। यह एक विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि आपको एकदम लग सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। इन्हें ये पादप आप देख सकते हैं। ऐसी संरचना वास्तव में उसी पत्ती का रूपांतरण भाग होती है, और पत्ते का जो शीर्ष वो घड़े के समान होता है, यानी कि उसका ऊपर का मुंह खुला हुआ दिखाई देता है इस प्रकार से यहाँ पे। तो ये ढक्कन के जैसे होता है और घड़े नुमा होता है। इसके नीचे की ओर लटके हुए होता है, इसमें अधोमुखी कहते हैं इन्हें। इस प्रकार से बने होते हैं। जब कोई कीट इस घड़े में प्रवेश करता है तो ये अपने रोम को ऊपर से बंद कर लेता है, जिस कारण वो जीव अंदर की ओर चला जाता है और वो उसको भक्षण कर लेता है या उसको खा जाता है। तो ऐसा हम आपको चित्र में बताते हैं। ये चित्र आप देखो, इस चित्र में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये संरचना बनी हुई है इस तरीके से, ढक्कन लग जाता है ये और रंध्र बंद हो जाता है और फिर यहाँ पे आ जाता है और जीव को ये खा जाता है और उसका भक्षण कर लेता है। ऐसे पादप जो घड़े की जो संरचना होती है उसको ये अंदर जाने के बाद उसको ये पचा जाते हैं। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे जो पौधे होते हैं उन्हें कीट पक्षी पादप कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप और सैंड्यूड कीट पक्षी पादपों का उदाहरण है। इसके बारे में आपको जानकारी आगे और बता दूंगा मैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मृत जीवी के बारे में पढ़ते हैं। क्या ऐसे भी जीव होते हैं जो मरे हुए जीवों के ऊपर अपना भोजन बनाते हैं? जी हाँ, आपने जो बाज़ार में मशरूम का नाम सुना होगा, जो वाइट कलर के होते हैं मशरूम, ये आजकल बहुत ज़्यादा बिकते हैं। वर्षा के दिनों में वृक्ष की सड़ी हुई टहनियों पर, टूटी हुई टहनियाँ, सड़ी हुई टहनियाँ व सड़े हुए कुछ भी भोजन हो गया उसके ऊपर, या तनों उसके छाल पर छाते के समान की एक संरचना गुच्छों के रूप में दिखाई देती है। तो ये होते हैं मृत जीवी। आप इस जगह पे देख पाएंगे, ये मृत जीव का उदाहरण आपको दिख जाएगा। ये आपने अक्सर देखे होंगे। इस प्रकार की एक छतरी नुमा होती है जिसे आप सांप की छतरी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग बाग, तो इसको ये बोला जाता है। हम इस प्रकार के पादपों को कवक या फंजाई कहते हैं ना, कवक या फंजाई कहते हैं। ये भोजन प्रणाली तथा आवश्यक पोषण की क्या विधि हो सकती है इनकी? तो ये मृत विघटनकारी, यानी कि जो सड़ जाती है वस्तुएं, उससे अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करने के बाद भोजन को अपने अंदर पचा लेते हैं या आगे की ओर अपना चले जाते हैं। अब पोषण कैसे करेंगे ये, तो मैं बताता हूँ आपको कि ये उसको अवशोषण कर लेंगे और इस प्रकार पोषण की प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करेगा, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने के लिए ये मृतजीवी कहलाते हैं। कवक, फंजाई, आचार, चमड़े, कपड़े, अन्य इस प्रकार के पदार्थों पर उगते हैं और इन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम होते हैं और उष्ण होते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है और इसी कारण ये वर्षा की ऋतु में आपको अधिक से अधिक दिखाई दे सकते हैं। और ये इनकी वृद्धि, कवकों की वृद्धि होती है सड़ी गली चीज़ों के ऊपर और ये उपयोगी होते हैं। बहुत सारे लोग बाग इसको खाने के काम भी लेते हैं।
तो ये आप देख पाएंगे। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास, पोषक तत्व और एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो इन्हें सहजीवी कहते हैं। एक तरीके से दोस्ती के जैसे रहना। उदाहरण के रूप में कुछ कवक वृक्षों की जड़ों पर रहते हैं और कुछ कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल और पोषक के जो अवशोषण होते हैं उनकी प्राप्ति होती है। इस वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व होता है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में जो दो भागीदार होते हैं, इनके लिए एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है, यानी कि एक कवक रहेगा दूसरा शैवाल रहेगा। शैवाल क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जबकि जो कवक होता है वो उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती है। कवक को शैवाल रहने का स्थान देता है, जल एवं पोषक तत्व उच्च उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य को संश्लेषित करके कवक को भोजन दे देता है। यानी कि एक तरीके से दोस्ती वाला काम चल रहा है, एक उसको जगह दे रहा है रहने की तो दूसरा उसको खाना दे रहा है। तो इस प्रकार के भी जीव पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि मृदा के अंदर जो पोषक तत्व की पूर्ति वो किस प्रकार की होती है। आपने खेती बाड़ी अगर आपके करते हो, माता पिता करते हो, तो उससे और आप भी करते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पौधों के अंदर पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम, फास्फोरस और खाद भी हम डालते हैं। तो वो खाद क्यों डाली जाती है? क्योंकि अपने को पता है कि जो पौधे होते हैं हवा से पोषक तत्व ले लेंगे, लेकिन कुछ पोषक तत्व नाइट्रोजन वगैरह ये हवा से नहीं ले पाते हैं, संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण वो किस प्रकार से संश्लेषित करके नाइट्रोजन को लेंगे, तो वो पौधों के द्वारा, जड़ों के द्वारा लेंगे। और जड़ों में कैसे मिलेगा? तो कुछ जीव ऐसे होते हैं ना जो नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर उसको संश्लेषित कर देते हैं और पौधे वापस जड़ों के माध्यम से उसको सोख लेते हैं और पौधे के विभिन्न भागों तक उसको पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार की ये कार्यक्रम चलता है। अब पादपों को जो प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, वैसे नाइट्रोजन का विलेय रूप में उपयोग नहीं कर पाते, जिस कारण कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को विलेय कर देते हैं धरती के अंदर, और उस धरती को फिर धरती से फिर जो राइजोबियम अपना भोजन स्वयं बना नहीं पाते हैं, और ये धरती के अंदर ये चने और मटर के पौधे इन पर पाए जाते हैं, फलीदार पौधों पर पाए जाते हैं, इनकी जड़ों में पाए जाते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास प्रदान करते हैं और अतः इन्हें सहजीवी संबंध भी कहते हैं। इस सहजीवी संबंध के कारण वो जो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन को छोड़ते हैं। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व होता है। दालों की फसलों के लिए जो उन्हें मृदा होती है उसके अंदर नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही दाल की फसल उगाई जाने के बाद अगली फसल के लिए वह खाद का काम करती है। इस प्रकार एक चक्र चलता रहता है। अब इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वपोषी और विषमपोषी क्या होते हैं, मृतजीवी क्या होते हैं, सहजीवी क्या होते हैं। तो इस प्रकार के जीवों के बारे में पढ़ा। अब सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप और अन्य प्राणियों के ऊपर निर्भर करते हैं। उन्हें हम विषमपोषी के रूप में समूहित करते हैं, ठीक है, और जो दूसरे भोजन को किसी भी अन्य माध्यम से खा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर का पूरे का एक तरीके समरी का अध्ययन कर लिया है। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले स्वपोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पत्तियों के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं और पौधे के विभिन्न भागों तक इस भोजन को पहुंचाती है। विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे के भोजन के ऊपर निर्भर करेंगे। परपोषी ये भी इसी तरीके से होते हैं, विषमपोषी के अंदर ही आते हैं। कीट पक्षी जो छोटे मोटे कीटों को खाते हैं, और ऐसे पौधे होते हैं। पोषक तत्व वो होते हैं जो अपने शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, अपने शरीर के लिए ऊर्जा देने के लिए काम आते हैं। परजीवी जो दूसरे जीव के ऊपर अपना भोजन बनाते हैं, जैसे अमर बेल का मैंने उदाहरण बताया। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। मृतजीवी जो सड़े हुए जीवों के ऊपर पनपते हैं, जैसे मैंने आपको मशरूम के बारे में बताया। रंध्र जो पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो कहलाते हैं। सहजीवी माना आपस में दोस्ती करके रहना, एक उसको रहने का स्थान दे रहा है तो दूसरा उसको भोजन दे रहा है। कवक, कवक माना ये शैवाल एक तरीके से होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, ये खुद करते हैं, और सहजीवी के अंदर ये आते हैं जो शैवाल को ये भोजन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन चीज़ों के बारे में, सब के बारे में अध्ययन कर लिया। अब आपने इससे क्या क्या सीखा उसके समरी देख लेते हैं। सबसे पहले सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं रख रखाव के लिए करते हैं।
और आवश्यक ऊर्जा के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकम द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण करने के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ सरल पदार्थ में बदल जाते हैं, संश्लेषित हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां सौर ऊर्जा की संचयन करती है और अपना भोजन बनाती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है एवं ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उत्तरजीविता यानी कि जीने के लिए किया जाता है। कवक अपना भोजन मृत और अपघटित जीव पदार्थों पर करते हैं और उन्हें मृतजीवी कहते हैं। अमरबेल से पादप परजीवी होते हैं, ये परपोषी पादप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब लास्ट है कि कुछ पादप अन्य सभी जीव अपने पोषण है तो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं और इन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, आपको अच्छा लगा होगा। अब हम जो क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जीव को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि शरीर की वृद्धि, विकास, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने टूटे फूटे अंग की मरम्मत करने के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है और पोषण की आवश्यकता होती है। परजीवी और मृतजीवी में अंतर क्या है? परजीवी माना दूसरे जीव के ऊपर अपना खाना बनाना, जैसे अमरबेल का उदाहरण बताया। मृतजीवी जो सड़ी हुई चीज़ों के ऊपर, जैसे मैंने मशरूम का उदाहरण बताया। तो इनके बारे में अलग अलग से आप लिख के इसके बारे में कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि आप जो पत्ती होती है उसके मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? वो एक क्रियाकलाप है, इस किताब के अंदर ये क्रियाकलाप फर्स्ट है, उसको आप पूरा नोटिफाई कर लेंगे। चौथा है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो खाद्य पदार्थ किस प्रकार से बनाते हैं हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं, वो ऊपर देख लेंगे आप। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से जो मैंने सब बता रखा है इसमें, तो मैं पूरा निशान लगाता हूँ। यहाँ से जो स्टार्ट होता है इससे पूरा नीचे भोजन कैसे बनाते हैं वो पूरा उतार लेना है आपको, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि हरे पादप में खाद्य संश्लेषण किस प्रकार होता है, वो मैंने बता दिया आपको, उस तरीके से करना है। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से पादप भोजन के मूलभूत स्रोत बताइए, वो भी इसमें बता देना है आपको, ऊपर बता रखा है। अब मैं रिक्त स्थान बताता हूँ। क्योंकि हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो इसलिए उन्हें क्या कहेंगे? स्वयपोषी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, स्वयपोषी लिख लेना। दूसरा है कि पादप द्वारा संश्लेषित खाद्य भंडारण स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे प्रकाश संश्लेषण या क्लोरोफिल कहते हैं। वैसे तो इसको क्लोरोफिल कहा जाता है, तो आप क्लोरोफिल लिखेंगे ना, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल लिख लेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। ठीक है, और बदले में हमें O2 देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। इसमें है कि निम्न कथनों के संबंध परिभाषित बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, इस प्रकार से आपको ये थोड़ा बोरा कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि सही उत्तर आपको चिन्ह लगाना। अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल देखिए परपोषी का उदाहरण है, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर जीवित रह रही हैं। कीटों को पकड़कर खाने वाले को क्या कहेंगे? जिसमें क्या उदाहरण होगा कीटों को पकड़कर खाने वाले का? गुड़हल, कटवर्णी, गुलाब, है ना, और भी है क्या? तो इनमें से क्या होगा? तो इनमें से होगा गुड़हल और घटकर्मी। ठीक है, गुड़हल और घटकर्मी होगा। इनमें से मैं हटा देता हूँ इनको, तो इसका आंसर ये वाला होगा, गुड़हल वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें हमको कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। इसमें बता रखा है कि क्लोरोफिल क्या होगा? जो ये होगा कि जो पत्ती के अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल पत्ती के अंदर पाया जाएगा। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन ये इसके अंदर देख लेना है, नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं अपन। अमरबेल किसका उदाहरण है? ये अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, जंतु क्या है? जंतु को छोड़ दे। कीट पक्षी ये हो गया। अब बच्चे कौन? 2 बच्चे। तो जंतु पर पोषण का उदाहरण है और अमरबेल जीवाणु से प्राप्त होती है। अब ये नाइट्रोजन जीवाणु से प्राप्त होती है, तो मैंने बना दिया। इस प्रकार से आपको भी बना लेना है। ओके, नेक्स्ट,
निम्न कथनों में से सत्य और असत्य कथनों को चयन कीजिए। सत्य कौन सा और असत्य कौन सा है? सत्य का मैं राइट लगा दूंगा। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है? जी नहीं, नहीं होती है। तो ये गलत हो गया। अब प्रकाश संश्लेषण में नाइट्रोजन नहीं, CO2 बार अंदर जाती है और O2 बाहर निकलती है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हुए मृतजीवी कहते हैं। जी बिल्कुल, मृतजीवी को ऊपर होंगे, तो इन्हें मृतजीवी नहीं कहेंगे, अपना भोजन स्वयंपोषी होते हैं उनको कहेंगे। तो ये भी गलत हो गया। प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सही है, प्रोटीन कैसे दूसरा होता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, बिल्कुल। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती हैं? जो होते हैं मूल रंध्र, है ना, उनके द्वारा। वो होते हैं जिनके अंदर छेद होते हैं, उनके अंदर। वायुमंडल की मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं वह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे प्राप्त करेंगे? तो वो जो ये पत्तियाँ होती हैं ना, पत्तियाँ, इसके माध्यम से लेंगे वो। ठीक, नेक्स्ट। तो सारे क्वेश्चन उत्तर आंसर हमने कर लिए हैं। तो इस प्रकार से हमने कर लिया, पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया और अच्छे से हमने समझ लिया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, ठीक है, क्योंकि आपका ही खुद का ही चैनल है, आपका भले करने के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा है। अपना फ़ायदा देखिए आप सबसे पहले, कि आपका फ़ायदा इसमें है कि आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे और देश का नाम करोगे, अपना खुद का भी नाम करोगे, अपने पिताजी का, माताजी का, सबका नाम करोगे। तो दोस्तों, पढ़ना बिल्कुल आवश्यक है। अब वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।